Good morning students, myself Rajkumar Sharma, Department of Botany, मोता कॉलेज सादुलपुर चूरू। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रेस्पिरेशन के बाद में है, रेस्पिरेशन के अंदर ही है। हमने रेस्पिरेशन में बहुत सारे टॉपिक्स ऑफलाइन पढ़े हैं और एक टॉपिक RQ ऑनलाइन पढ़ा है, और आज उसी का नेक्स्ट सेगमेंट जो हम पढ़ेंगे वो है HMP पाथवे। टॉपिक का नाम है HMP पाथवे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। बहुत सारी जगह अलग से भी काम आता है, तो इसको हम डिटेल से समझेंगे। लगभग ये आपके ग्लाइकोलाइसिस से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर नेसेसिटी जो है वो है ऑक्सीजन की। जहाँ तक हम बात करें इस चक्र के जो अन्य नाम हैं उसे हमने डेकर, वारबर्ग और लिपमान, डेकर, वारबर्ग और लिपमान पथ भी कहा है। ये नाम भी हमने इसको दे रखा है। इसके अलावा हम बात करें तो इसको हम पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी कहेंगे। ये पेंटोज फॉस्फेट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका एक और नाम हो जाएगा पेंटोज फॉस्फेट साइकिल। ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट नाम है जो कि हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में हम इसको डायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस ही इसके अंदर इम्पोर्टेंट है और वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए इसको आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट नाम है। तो आप और समझ लीजिए कि जहाँ वायवीय श्वसन में क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस था, वहाँ उन दोनों का मिक्सचर HMP पाथवे है, हेक्सो मोनोफॉस्फेट पाथवे। ये जनरली कहाँ कहाँ होता है, प्लेस क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कहाँ कहाँ ये होता है, स्थान, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये इन स्थानों पर पाया जाता है। सबसे पहले ये आपको लीवर, एडिपोज टिश्यू, इसके अलावा आपको ये ओवरी और टेस्टिस में देखने को मिलता है। इन जगह पर आपको ये साइकिल देखने को मिलेगी। दूसरी बात, वहाँ भी मिल सकती है जहाँ पर एनर्जी का लॉस ज़्यादा हो, उस जगह भी हमें ये चक्र देखने को मिल सकता है, पाथवे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, ये चक्र क्यों अपनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो क्या हो सकती है इसकी, उसके विषय में भी हम जान लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चक्र किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये राइबोज वसीय अम्ल इनके निर्माण में काम आता है। राइबोज वसीय अम्ल के निर्माण में काम आता है। इसके बाद में ये RUBP के निर्माण में काम आता है। यहाँ पर हम ATP के अलावा NADPH2 का निर्माण भी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम बहुत सारे सबस्ट्रेट को यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। तो ये तो हुई इनकी जनरल एस्पेक्ट के बारे में, डेकर और वारबर्ग लिपमान द्वारा बनाए गए पथ के बारे में कि कहाँ कहाँ ये हो रहा है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम बात करते हैं इस चक्र के बारे में। चक्र किस प्रकार का है, क्या वहाँ पर रिएक्शन होने वाली है। तो बहुत आसान सा चक्र है और हम इजीली इसको समझ पाएंगे, क्योंकि
हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस है और क्रेब्स साइकिल है दोनों ही पढ़े हुए हैं, तो उन दोनों को ध्यान रखते हुए जब हम इसको देखेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से ग्लाइकोलाइसिस की होती है, इट मीन्स ग्लूकोज से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाएगा। जहाँ भी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है वहाँ पर एटीपी खर्च होती है, तो एटीपी कंज्यूम हो जाएगी और बन जाएगा एडीपी प्लस आईपी, और एंजाइम हेक्सोकाइनेज काम आएगा। हेक्सोकाइनेज आप काइनेज एंजाइम वहाँ उन सभी जगहों पर काम में ले सकते हैं जहाँ जहाँ एनर्जी यूज होती है या प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर आप हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की। यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होगा और बन जाएगा NADPH2 बनेगा और बन जाएगा फास्फो ग्लूको अल्फा हेक्टोज। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ बनने वाला है जो यहाँ बनेगा, और आप देख रहे हैं कि NADP का एक मॉलिक्यूल भी यहाँ बन गया है। उसके बाद में ये प्रोडक्ट जल की सहायता से एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जहाँ जहाँ H2 की आवश्यकता होती है, A2 बनते हैं, H2 बनते हैं या H2 निकलते हैं, वहाँ पर एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज ही होता है, इसलिए यहाँ पर एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है। एक NADPH2 बन ही रहा है और उससे बन गया है फॉस्फोग्लूको अल्फा हेक्टोज या हेक्टोलोज। और जल की एक एंट्री, जल के मॉलिक्यूल की यहाँ पर एंट्री है, H2O यहाँ पर एंटर हो रहा है और बनाएगा फॉस्फोग्लूकोनेट। फॉस्फोग्लूकोनेट ये प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, फॉस्फोग्लूकोनेट, जो कि जल के प्रवेश की वजह से यहाँ पर बनता है। यहाँ पर होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन, दोनों ही क्रियाएं यहाँ एक साथ होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, इट मीन्स यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी। डिहाइड्रोजनेशन भी होगा, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स एंजाइम काम आएगा। तो यहाँ पर NADPH2 का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा और राइबोलोज 5 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखेगा। राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन जाएगा। NADPH2 हमारे सामने निकल रही है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति में, और साथ ही यहाँ पर CO2 भी मुक्त हो रही है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको एक साथ देखने को मिलती है। इसके बाद में फर्दर हम इस स्टेप को आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो राइबोज 5 फॉस्फेट है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दोबारा से, ये बन जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। समावेशीकरण एक प्रकार का है ये, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, और उससे बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस जगह पर आकर ये चक्र समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि किस प्रकार से एनर्जी मुक्त हो रही है और बन रही है। ओवरऑल यहाँ के बाद में सीधा ये स्टेप कॉमन है, तो नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप, नंबर 3 स्टेप, नंबर 4 स्टेप, इसको हमने वहाँ यहाँ कॉमन लिखा है, तो नंबर 5 स्टेप और नंबर 6 स्टेप में ये पूर्ण HMP पाथवे कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर जो NADPH2 फॉर्मेशन करेंगे वो है 12 NADPH2 बनते हैं, क्योंकि एक जगह 6 एक जगह 6 12 बनते हैं, इंटू 3 कर देंगे। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 × 36 ATP, और हमने एक जगह लॉस भी किया है तो -1 ATP।
तो टोटल 35 एटीपी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये है एक्सोस मोनोफॉस्फेट का ब्रीफ रिव्यू। डिटेल में जाने की हमें कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिटेल जो टॉपिक हैं वो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो हमने इन शॉर्ट इसको समझा है, एग्ज़ाम में आप थ्योरेटिकली समझें। तो रेस्पिरेशन के इम्पोर्टेंट पोर्शन हमने सभी के सभी डिस्कस कर लिए हैं आज की क्लास में। अगर कुछ और बचा हुआ होगा तो हम उसको और भी करेंगे। एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप इन पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट, थर्ड ईयर के बारे में बोल रहा हूँ, पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट को कंप्लीट करें, और ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुकी है। तो आई थिंक अगर एग्ज़ाम होता है तो आपका कोई भी मैटर बाकी नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ राजकुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मोता कॉलेज, सादुलपुर, चूरू। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रेस्पिरेशन के बाद में है, रेस्पिरेशन के अंदर ही है। हमने रेस्पिरेशन में बहुत सारे टॉपिक्स ऑफलाइन पढ़े हैं और एक टॉपिक आरक्यू ऑनलाइन पढ़ा है, और आज उसी का नेक्स्ट सेगमेंट जो हम पढ़ेंगे वो है HMP पाथवे। टॉपिक का नाम है HMP पाथवे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। बहुत सारी जगह अलग से भी काम आता है, तो इसको हम डिटेल से समझेंगे। लगभग ये आपके ग्लाइकोलाइसिस से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर नेसेसिटी जो है वो है ऑक्सीजन की। जहाँ तक हम बात करें इस चक्र को, इस चक्र जो अन्य नाम हैं उसे हमने डेकर, वारबर्ग और लिपमान, डेकर, वारबर्ग और लिपमान पथ भी कहा है। ये नाम भी हमने इसको दे रखा है। इसके अलावा हम बात करें तो इसको हम पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी कहेंगे। ये पेंटोज फॉस्फेट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका एक और नाम हो जाएगा पेंटोज फॉस्फेट साइकिल। ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट नाम है जो कि हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में हम इसको डायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस ही इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए इसको आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट नाम है। तो आप और समझ लीजिए कि जहाँ वायवीय श्वसन में क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस था, वहाँ उन दोनों का मिक्सचर HMP पाथवे है, हेक्सो मोनोफॉस्फेट पाथवे। ये जनरली कहाँ कहाँ होता है, प्लेस क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कहाँ कहाँ ये होता है, स्थान, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये इन स्थानों में पाया जाता है। सबसे पहले ये आपको लीवर, एडिपोज टिश्यू, इसके अलावा आपको ये ओवरी और टेस्टिस में देखने को मिलता है। इन जगह पर आपको ये साइकिल देखने को मिलेगी। दूसरी बात, वहाँ भी मिल सकती है जहाँ पर एनर्जी का लॉस ज़्यादा हो, उस जगह भी हमें ये चक्र देखने को मिल सकता है, पाथवे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, ये चक्र क्यों अपनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो क्या हो सकती है इसकी, उसके विषय में भी हम जान लें।
तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चक्र किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये राइबोज वसीय अम्ल इनके निर्माण में काम आता है। राइबोज वसीय अम्ल के निर्माण में काम आता है। इसके बाद में ये RUBP के निर्माण में काम आता है। यहाँ पर हम ATP के अलावा NADPH2 का निर्माण भी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम बहुत सारे सबस्ट्रेट को यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। तो ये तो हुई इनकी जनरल एस्पेक्ट के बारे में, डेकर और वारबर्ग लिपमान द्वारा बनाए गए पथ के बारे में कि कहाँ कहाँ ये हो रहा है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या हैं। अब हम बात करते हैं इस चक्र के बारे में। चक्र किस प्रकार का है, क्या वहाँ पर रिएक्शन होने वाली है। तो बहुत आसान सा चक्र है और हम इजीली इसको समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस है और क्रेब्स साइकिल है दोनों ही पढ़े हुए हैं। तो उन दोनों को ध्यान रखते हुए जब हम इसको देखेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से ग्लाइकोलाइसिस की होती है। इट मीन्स ग्लूकोज से। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदल जाएगा। जहाँ भी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है वहाँ पर ATP खर्च होती है। तो ATP कंज्यूम हो जाएगी और बन जाएगा ADP + IP और एंजाइम हेक्सोकाइनेज काम आएगा। हेक्सोकाइनेज आप काइनेज एंजाइम वहाँ उन सभी जगहों पर काम में ले सकते हैं जहाँ जहाँ एनर्जी यूज होती है या प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर आप हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की। यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होगा और बन जाएगा NADPH2। NADPH2 बनेगा और बन जाएगा फास्फो ग्लूको अल्फा हेक्टोज। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ बनने वाला है जो यहाँ बनेगा। और आप देख रहे हैं कि NADP का एक मॉलिक्यूल भी यहाँ बन गया है। उसके बाद में ये प्रोडक्ट जल की सहायता से एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जहाँ जहाँ H2 की आवश्यकता होती है, A2 बनते हैं, H2 बनते हैं या H2 निकलते हैं, वहाँ पर एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज ही होता है। इसलिए यहाँ पर एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है। एक NADPH2 बन ही रहा है और उससे बन गया है फॉस्फोग्लूको अल्फा हेक्टोज या हेक्टोलोज। और जल की एक एंट्री, जल के मॉलिक्यूल की यहाँ पर एंट्री है। H2O यहाँ पर एंटर हो रहा है और बनाएगा फॉस्फोग्लूकोनेट। फॉस्फोग्लूकोनेट ये प्रोडक्ट यहाँ बनेगा फॉस्फोग्लूकोनेट, जो कि जल के प्रवेश की वजह से यहाँ पर बनता है। यहाँ पर होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन, दोनों ही क्रियाएं यहाँ एक साथ होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। इट मीन्स यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी। डिहाइड्रोजनेशन भी होगा, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स एंजाइम काम आएगा। तो यहाँ पर NADPH2 का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा और राइबोलोज 5-फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखेगा। राइबोलोज 5-फॉस्फेट बन जाएगा। NADPH2 हमारे सामने निकल रही है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति में, और साथ ही यहाँ पर CO2 भी मुक्त हो रही है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको एक साथ देखने को मिलती है। इसके बाद में फर्दर हम इस स्टेप को आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो राइबोज
5 फॉस्फेट है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दोबारा से, ये बन जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। समावेशीकरण एक प्रकार का है ये, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, और उससे बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस जगह पर आकर ये चक्र समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि किस प्रकार से एनर्जी मुक्त हो रही है और बन रही है। ओवरऑल यहाँ के बाद में सीधा ये स्टेप कॉमन है, तो नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप, नंबर 3 स्टेप, नंबर 4 स्टेप, इसको हमने वहाँ यहाँ कॉमन लिखा है, तो नंबर 5 स्टेप और नंबर 6 स्टेप में ये पूर्ण HMP पाथवे कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर जो NADPH2 फॉर्मेशन करेंगे वो है 12 NADPH2 बनते हैं, क्योंकि एक जगह 6 एक जगह 6, 12 बनते हैं, इंटू 3 कर देंगे। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 × 36 ATP, और हमने एक जगह लॉस भी किया है, तो -1 ATP, तो टोटल 35 ATP हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये है एक्सोस मोनोफॉस्फेट का ब्रीफ रिव्यू। डिटेल में जाने की हमें कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिटेल जो टॉपिक हैं वो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो हमने इन शॉर्ट इसको समझा है, एग्ज़ाम में आप थ्योरेटिकली समझें। तो रेस्पिरेशन के इम्पोर्टेंट पोर्शन हमने सभी के सभी डिस्कस कर लिए हैं आज की क्लास में। अगर कुछ और बचा हुआ होगा तो हम उसको और भी करेंगे। एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप इन पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट, थर्ड ईयर के बारे में बोल रहा हूँ, पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट को कंप्लीट करें, और ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुकी है। तो आई थिंक अगर एग्ज़ाम होता है तो आपका कोई भी मैटर बाकी नहीं रहेगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।